अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, ज़रा ये खबरें दे रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान आम इंतखाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने पर तैयार हो गए हैं और वज़ीर आज़म ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को ऑपोजिशन के साथ मिलकर TORs तैयार करने की हिदायत भी की है और ये भी कहा जा रहा है कि जुडिशल कमीशन या पार्लिमानी कमेटी के ज़रिए 2018 के आम इंतखाबात की तहकीकात करवाई जा सकती हैं। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में जारी जो आज़ादी मार्च है, इसका आज 8वां रोज़ है और मौलाना और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक अभी तक बरकरार है। ऐसे में हुकूमती इत्तेहादी जो हैं चौधरी बरादरान दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान सालसी करवाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं और अब की बार तो ये कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद में होने वाली जो मुफाहमत है, इस बार इसका रास्ता तो गुजरात से ही निकलेगा। जबकि 2 रोज़ में मौलाना से चौथी मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा था कि कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह अच्छी खबर निकलेगी। एक तरफ तो परवेज़ इलाही साहब अच्छी खबर की नवीद हमें सुना रहे हैं, दूसरी तरफ राबर कमेटी के सरबराह अकरम दुरानी तो ये कह रहे हैं, उन्होंने आज कहा कि आज़ादी मार्च तो 2 रोज़ में नया रुख इख्तियार करेगा। अब ये आज़ादी मार्च का नया रुख क्या हो सकता है? क्या मौलाना अपने कारकुनों को मुल्क में हड़तालें करने, शाहराहें बंद करने का हुक्म देंगे या फिर आज़ादी मार्च अब डी चौक की जानिब जाएगा? मौलाना ने अपने अरकान असम्बली से इस्तीफ़े भी ले रखे हैं, क्या वो इस ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हैं या फिर 2 दिन के बाद फिर वही होगा जो कि वज़ीर आज़म को इस्तीफ़े की मोहलत देने के बाद हुआ था, यानी कि कुछ भी नहीं हुआ था। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला तो जारी है, लेकिन दोनों जानिब से जो तनकीदी वार हैं वो भी किए जा रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या मुज़ाकरात फ़ाइनल ना होने की असल वजह हुकूमती वज़रा की जानिब से जो सख्त बयानात दिए जा रहे हैं, इसकी ये भी एक वजह हो सकती है क्या? ज़रा ये भी खबरें दे रहे हैं कि हुकूमत और राबर कमेटी की तजावीज़ की रोशनी में एक मुआहदा तश्कील दिए जाने का इम्कान भी है और हुकूमत की जानिब से मुआहदे में मौलाना फजलुर रहमान को आला सतह की ठोस ज़मानत देने की भी पेशकश की गई है, जिसका मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से कुछ मुस्बत जवाब भी दिया गया है। लेकिन हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह परवेज़ खटक तो ये कह रहे हैं कि मौलाना वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े और नए इंतखाबात पर डटे हुए हैं और इस्तीफ़ा हम देंगे नहीं। अब ये मामला कैसे हल होगा? दूसरी जानिब करतारपुर राहदारी का इफ्तिताह 2 रोज़ बाद जो होने जा रहा है, सारी दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं पाकिस्तान की जानिब से। जो इतना अच्छा कदम, इतना पॉजिटिव जेस्चर दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर से ही जो ये मज़हबी कुछ जमातें हैं, दूसरे मज़ाहिब वालों को जो सहूलियात दी जा रही हैं, इसके ऊपर भी हुकूमत को है जो वो टफ़ टाइम दे रही हैं, तनकीद कर रही हैं। इस पर मैं बात करने जा रही हूँ। मेरे साथ वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपका। फवाद, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये दुरुस्त है कि अब वज़ीर आज़म धांधली की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने पर राज़ी हो गए हैं? इज़ इट ट्रू? देखिए, ये पहली बात तो ये कि ये कोई नई बात तो फ्रेंकली नहीं होगी। अगर आपको याद हो को पहली ही जो तकरीर थी प्राइम मिनिस्टर साहब की कौमी असम्बली में, आप वो निकालिए, उसमें हमने तहकीकात से तो कभी भी इनकार नहीं किया और हमने तो वही कहा कि आप बताइए आप किस किस्म की तहकीकात चाहते हैं और आप जिस किस्म की कमेटी चाहते हैं, फिर वो पार्लिमानी कमेटी बनी। अब मसला क्या है? देखिए, जब PTI कह रही थी ना कि यहाँ पे धांधली हुई है और वो कह रहे थे तहकीकात करो, वो ये कह रहे थे ये फलाना फलाना हल्का है, इसमें इतनी वोट पड़ी है, इतनी वोट उसमें जाली है, आप इसकी तहकीकात करें। सही। अब आप सुने, इनका पूरा आप 1 साल देखिए, जो PMLN ने या JUI ने या इन्होंने जो नैरेटिव बनाया है, इन्होंने कहीं इन पे पॉइंट आउट ही नहीं किया कि वो आखिर धांधली कहाँ पे, कैसे और किसके साथ हुई है। मसलन अभी आप देखिए कि जो ये धरना हो रहा है, इसमें महमूद अचक रईस साहब जिस साहब से इलेक्शन हारे हैं, वो JUI से हारे हैं, वो भी कंटेनर के ऊपर कह रहे हैं मेरे हल्के में धांधली हुई, और जो जीता है उनसे वो कह रहा है वो भी मेरे हल्के में धांधली हुई। तो सबसे पहले तो जो JUI का या जो फजलुर रहमान साहब के पास कोई बयानिया नहीं है, कोई नैरेटिव नहीं है, वो चाहते क्या है। मिसाल के तौर के ऊपर इलेक्शंस में भी अगर आप उठा के देखें, पाकिस्तान में तकरीबन 1100 साढ़े 1100 सीटों के ऊपर आम इलेक्शन होता है। जो फजलुर रहमान साहब की पार्टी है वो तो 60-65 सीटों पे टोटल इलेक्शन लड़ती है और नेशनल असेंबली में वो 2 या 3 सीटें जीत, इसी तरह से प्रोविंशियल असेंबली में वो 8-10 सीटें जो है वो जीतते हैं।
अब सवाल ये होता है कि उनका इलेक्शन में इतना बड़ा स्टेक क्या है कि वो सारे बंदे उठा के ले आए और कहें कि आप इलेक्शन में तहकीकात कराएं। उनका तो इलेक्शन में कोई बड़ा स्टेक नहीं है। पीपल्स पार्टी और PMLN ये जब मुतालबा करते हैं तो सही है, वो नेशनल पार्टीज हैं, वो ये बात करें तो कोई चले अकल को समझ भी आती है। JUI का तो ये मामला है ही नहीं। तो इसलिए जो सबसे पहले जो लगता यही है कि अभी उनको कोई बयानिए की तलाश है, नैरेटिव की तलाश। लेकिन उन्होंने फवाद, आपको याद होगा कि ये भी थी कि अगर धांधली की तहकीकात के नतीजे में कहीं धांधली साबित हो जाती है तो वजीर आजम को इस्तीफा देना पड़ेगा, इस शर्त पर ही वो मान सकते हैं कि आप तहकीकात करवाएं। अगर इस पेशकश के जवाब में ये मुतालबा रखा जाता है तो भी आप तैयार होंगे तहकीकात करवाने के लिए? वो तो डिमांड रखेंगे कि अगर धांधली साबित होगी तो इस्तीफा तो देना पड़ेगा भाई। देखिए, सबसे पहली बात तो शायद ये है कि क्या ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे ये इमरान खान ने लगाए थे? आंसर इज नो। ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं सरदार रजा साहब, ये तो अपॉइंट किए थे नवाज शरीफ साहब ने और जरदारी साहब ने। फिर ये जो अगर फौज की निगरानी में इलेक्शन हुए तो क्या जनरल बाजवा साहब को इमरान खान साहब ने अपॉइंट किया था? आंसर इज नो। क्या उसके बाद जो IGs थे या चीफ सेक्रेटरीज थे या चीफ मिनिस्टर्स थे क्या इमरान खान के लगाए हुए थे? आंसर अगेन इज नो। सवाए खैबर पख्तूनख्वा के सूबे के जहां के वो हुकूमत में थे वहां पर एक समझिए कि हम एक पार्टिसिपेंट थे उस प्रोसेस में। बाकी तो तीनों सूबों में भी जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो आपने लगाए, PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने मिलके, जुडिशरी की ये जो इलेक्शन कमीशन के सरबराह भी आपने लगाए, मेंबर्स भी आपने लगाए, सारा पैराफर्नेलिया तो आपका खड़ा किया हुआ था। हमने कैसे धांधली कर ली? और दूसरा सवाल ये है कि जो अभी तक जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया कि आखिर कोई हल्का बताएं तो सही ना, सही कहां पर कैसे धांधली हुई, क्या हुआ कि जिसको आप धांधली कहते हैं? सही फवाद, ज़ाहिर वज़ीर आज़म ने देना नहीं, एक जमहूरी एक प्रोसेस है, इसको चलते रहना चाहिए। इस्तीफे की डिमांड से वो पीछे हटने को तैयार नहीं। कोई दरमियानी रास्ता हो सकता है? आप लोगों के पास देने के लिए क्या है, कम से कम देने के लिए क्या है कि मौलाना उठ के अपने घर जाएं, उनकी भी इज्जत रह जाए, हुकूमत की भी रह जाए, कोई स्ट्रॉन्ग किस्म की फेस सेविंग ही मिल जाए? शादिया, अगर ये इमरान खान इस्तीफा दे दे फॉर एग्जाम्पल, जो इसके कहने के ऊपर जिस तरीके से ये है, फिर होगा क्या? फिर हम सूडान में, सोमालिया में, अफगानिस्तान में, ये जो एक अपना रवांडा है वहां पे, इन मुल्कों में जो मामला चल रहे हैं पाकिस्तान उनके बराबर आ जाएगा। कभी ऐसे पॉसिबल ही नहीं है कि आप ये कहें कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, तहरीके इंसाफ को जितनी वोटें मिली हैं उतनी तो पीपल्स पार्टी और नून को मिला के नहीं मिली हैं, और JUI तो किसी शुमार कतार में ही नहीं आती है। अब आप इस तरह से अगर ये प्रिंसिपल अप्लाई करें कि एक बिल्कुल नोबडीज के कहने के ऊपर, जिनकी कोई पॉलिटिकल हैसियत नहीं है, उनके कहने के ऊपर कि वो जत्था बना के ले आएंगे तो प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा, तो फिर तो हम में और रवांडा में और इनमें कोई फर्क ही नहीं रहेगा। हम तो फिर वही बन जाएंगे, हमारे यहाँ तो फिर खाना जंगी वाला मामला आ जाएगा। बिल्कुल सही। ये तो देखें, हमें पाकिस्तान के लोगों को कबूल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कोई इसको जो है वो करे। जहां तक दरमियानी सूरत की बात है, देखिए वो तशरीफ लाए हैं, उनके जो लोग हैं ज्यादातर लोग उनमें मदरसों के बच्चे हैं, जो अनफॉर्चुनेटली बहुत ही गरीब तरीन बैकग्राउंड से उनका ताल्लुक है। और वैसे आप देखिए कि पंजाब और सिंध से तो कोई बंदा वैसे ही शामिल नहीं है। KP का एक सेगमेंट जो है और थोड़ा बहुत बलूचिस्तान का एक सेगमेंट जो है वो JUI, ये एक एथनिक किस्म की एक मूवमेंट जो है वो बनाई है उन्होंने, और इसमें कोई पाकिस्तान की मूवमेंट तो ये है नहीं। आप लोगों को इस चीज से भी कोई खौफ नहीं कि ऑपोजिशन नो कॉन्फिडेंस वोट की जो है ना वो तहरीक ला सकती है? ये भी हो सकता है क्योंकि मौलाना को मशवरे दिए जा रहे हैं। ये तो एक जमहूरी एक तरीका है ना, ये तो एक आईनी तरीका है। आईनी तरीका तो आप जो मर्जी एक्सरसाइज करें, उसके ऊपर तो कोई इतराज, हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, वो तो एक आईनी तरीका है, उससे तो कोई जो है वो बात नहीं हो सकती। लेकिन जब आप आइन से बाहर निकल जाएं, आप अपनी जायती ख्वाहिशों के ऊपर मबनी बातें करेंगे, फिर तो मामला जो है वो नहीं चल पाएगा। सो लिहाजा अगर वो नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाते हैं, वो बिस्मिल्लाह, वो जाएं, वो उनका आईनी हक है। आज उन्होंने कहा है वो कासिम सूरी साहब के खिलाफ ला रहे हैं नो कॉन्फिडेंस, टेस्ट कर लें, यहाँ पर अपना पानी जरा देख लें कितना है। आज आपके सामने 11 बिल आप लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा हुआ है। वो संजरानी साहब के खिलाफ जब वो तहरीके अदम एतमाद लेकर आए थे, आप लोगों को कामयाबी मिली थी जब उसमें, तो आप लोगों का जरा एक्चुअली कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, इसलिए आप कह रहे हैं लाना तो ले आए जाके।
वो सेनेट में देख लें, हालांकि वो उनकी अक्सरियत थी, फिर भी वो कामयाब नहीं हो सके। तो यहाँ पर तो आपकी अक्सरियत ही नहीं है। आज 11 बिल जो है वो आपने देखा असेंबली ने पास किए हैं और बड़े आराम से पास किए हैं, कोई ऐसा वहाँ पे मसला नहीं आया। लेकिन दूसरा जो इम्पोर्टेंट अब प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये जो देखिए हमें ज़्यादा प्रॉब्लम क्या शदीद इस्लामाबाद में सर्दी है। लाहौर में तो मुझे लगता है अभी मौसम इतना सर्दी नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद में काफ़ी मौसम जो है वो ठंडा हो गया झड़का है बहुत बुरे तरीके से। हाँ, वो अनफॉर्चुनेटली इंडिया से जो मामला आ रहे हैं उनकी वजह से प्रॉब्लम है। अब ये जो इस्लामाबाद में प्रॉब्लम ये है कि हमें अपनी ज़्यादा पॉलिटिकल से ज़्यादा हमें इंसानी प्रॉब्लम है। वहाँ लोग बीमार हो रहे हैं। 670 के करीब जो लोग हैं मौलाना के धरने में, वो कहा जा रहा है कि शदीद बीमार हैं। उसके बाद उनको पिम्स में, अब सारे हॉस्पिटल जो है वो उन लोगों से जो है वो भरे हुए हैं, उनके पास जगह नहीं है। वो अब कह रहे हैं कंटेनर और लगाएं, हमने कंटेनर्स में सोना है। अब जो स्टेशन हैं वहां पे सोए हुए हैं। बच्चों के झूले सारे उन्होंने तोड़ दिए हैं। पार्क्स के ऊपर जो है वो उन्होंने कब्जा किया हुआ है। वो सारे जो है वहां पे फिर रहे हैं, घूम रहे हैं। सो जो लोकल एक पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है और दूसरा उन लोगों का अपना प्रॉब्लम। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी, हमारे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। नाजरीन, बज़ाहिर देखने में यूं लग रहा है कि मौजूदा हालात में नून लीग की सियासत जो है शायद ये कन्फ्यूजन का शिकार है और इसका जो महवर है सिर्फ नवाज शरीफ की सेहत है। हमारी दुआ है कि नवाज शरीफ साहब जल्द सेहतियाब हों, जबकि ज़राए हालात और सूरत हाल ये बता रहे हैं कि नवाज शरीफ का जो इलाज है ये पाकिस्तान में नहीं हो सकता और कहा यह जा रहा है कि वो जल्द मुल्क से बाहर जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ नवाज शरीफ को अपनी सियासी बका की भी परेशानी है। वो जानते हैं कि अगर वो इलाज के लिए बाहर जाएंगे तो इससे डील का तासुर जाएगा, जो उनकी यकीनन सियासी हिकमत अमली जिस पर 2 साल से वो अमले पैरा हैं, इसके यकीनन मुनाफी होगा और यकीनन इससे नून लीग की जो सियासत है इसको नाकाबिल तलाफी नुकसान भी पहुंचेगा। जबकि इस वक्त नून लीग के अंदर भी महाज आराई की ही कैफियत पाई जा रही है। कुछ रहनुमा शहबाज शरीफ की मुफाहमती पॉलिसी के साथ खुश हैं, तो कुछ रहनुमा ये चाहते हैं कि मरियम नवाज पार्टी को टेक ओवर करें और नवाज शरीफ का जो वोट को इज्जत दो वाला नारा है, पॉलिसी है, वो इसके साथ चलें। सवाल यह है कि नून लीग की जो कन्फ्यूजन है इसका नतीजा क्या निकलेगा, फिर मरियम नवाज का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, नून लीग का फ़ायदा नवाज शरीफ की पॉलिसी में है या फिर शहबाज शरीफ की पॉलिसी में। दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी भी ख़राबी सेहत की वजह से जो है ना वो अब सियासत में ज़्यादा ज़ाहिर है एक्टिव नज़र नहीं आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी कह रही है, बिलावल भुट्टो ये ट्वीट करते हैं कि अगर आसिफ जरदारी साहब को कुछ हुआ तो इसकी जो जिम्मेदार है ये हुकूमत होगी। इस सारी सूरत हाल पर मैं बात करूंगी। मेरे साथ मुजीबुर रहमान शामी सीनियर तज्जियाकार इस वक्त मेरे साथ प्रोग्राम में है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शामी साहब आपका। शामी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। शामी साहब, नवाज शरीफ को जमानत मिलने से पहले भी डील की बातें होती थी, जमानत मिल गई तो फिर सरगोशियां होने लगी, शायद डील का दरवाजा खुल रहा है। अब तो विफाकी वुज़रा भी ये बातें करने लगे हैं। शामी साहब, आपके भी इल्म में होगा, गुलाम सरवर खान साहब ने कल जो टेलीविजन टॉक शो में बात की है, जो उन्होंने इशारा नहीं साफ अल्फाजों में कहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है, मेडिकल रिपोर्ट्स मैनिपुलेट करवाई जा सकती हैं, हो सकता है वो भी हुआ हो। उन्होंने साफ अल्फाजों में ये कहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये तो हुकूमत क्या इसका एतराफ़ कर रही है? ज़ाहिर है सरकारी मेडिकल बोर्ड है, क्या फिर हुकूमत इसमें इन्वॉल्व है? क्या ये आप समझते हैं तहरीक इंसाफ की एक पॉलिसी हो सकती है, वज़ीर आज़म का बयान हो सकता है या उनका इंडिविजुअली बयान हो सकता है? ये क्या मैसेज देने की कोशिश की है गुलाम सरवर साहब ने? देखिए, जो गुलाम सरवर साहब हैं या दूसरे वजीर हैं हुकूमत के, लगता है वो बौखला गए हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ है। उनको अपने लीडर से पूछना चाहिए, वजीर आज़म इमरान खान साहब से, जो बार बार ये कहते चले आ रहे हैं कि वो NRO नहीं देंगे, कोई डील नहीं करेंगे और कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर डील उन्होंने की है तो फिर उसका एक फरीक तो खुद वजीर आज़म है। बिल्कुल। तो वजीर आज़म ने यू टर्न ले लिया है क्या? तो वजीर आज़म के यू टर्न पर एक शहादत दे रहे हैं खुद उनके अपने वजीर। सही। तो मेरा ख्याल ये उनके घर की बात है, उनको घर में इसकी सफाई करनी चाहिए
और फिर हमें भी बताना चाहिए कि वजीर आजम क्या कहते हैं और क्या करते हैं और क्यों वो तदादात उनके यहाँ पैदा हो रहे हैं। अच्छा शामी साहब, आज भी खबरें आ रही थी कि नवाज शरीफ साहब के जो प्लेटलेट्स हैं वो मजीद कम हो रहे हैं, फिर उनका अस्पताल से घर शिफ्ट होने का फैसला, आप समझते हैं कि दुरुस्त फैसला है ये? देखिए, अस्पताल में भी उनको वो सारी सहूलतें मुयस्सर थी जो पंजाब में मुयस्सर हो सकती हैं, और वही सहूलतें उनको अपने घर पर भी हासिल होंगी, क्योंकि उनका घर जो है वो मुत्तसिल है शरीफ मेडिकल सिटी से, और शरीफ मेडिकल सिटी का जो अस्पताल है वो भी बहुत वेल इक्विप्ड है। उनके वालिद मरहूम ने उसकी बुनियाद रखी थी और शहर के बड़े मयारी और अच्छे अस्पतालों में है, और उनके घर पर आईसीयू यूनिट बना दिया गया है। उन्हें वो सारी सहूलतें दी जा रही हैं जो किसी भी अच्छे अस्पताल के निगहदाश्त के इंतहाई दाश्त के वार्ड में मुमकिन है। और अगर कोई खुदा न खास्ता इमरजेंसी हुई तो उनको अस्पताल पहुंचाया जा सकता है। लेकिन बहरहाल अब जो डॉक्टर उनकी निगरानी कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी ज्यादा हो गई है, और खुद शरीफ खानदान की भी जिम्मेदारी है कि वो बहुत मोहतात रहें, और क्योंकि अब मामलात उनके अपने हाथ में हैं और उनको जो भी फैसले करने हैं वो जल्द फैसले कर लें, लटकाए ना मामले को। अगर नवाज शरीफ साहब को बाहर जाना है तो जल्द चले जाना चाहिए। लेकिन वो क्यों नहीं जाना चाहते? उनके पार्टी के अंदर के लोग कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि नहीं जी मैं पाकिस्तान में ही इलाज करवाऊंगा। आपके नजदीक इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? कि उनका सियासी कोई रीजन हो सकती है कि वो समझेंगे कि डील का तासुर ना जाए, मुझ पर ये इल्जाम ना लग जाए कि मैं भाग गया यहाँ से? क्या इसको अपनी सियासी बका के लिए वो ये सब कर रहे हैं? देखिए, एक वजह ये हो सकती है कि वो नफ्सियाती तौर पर ये बात महसूस कर रहे हो, लेकिन उनकी बीमारी जिस तरह डेवलप हुई है और जिस तरह उनको रिलीफ मिली है अदालत से, फिर उनके मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर महमूद अय्याज ने खुद ये बात कही है कि उनके पास टेस्ट ऐसे हैं जो बैरून मुल्क में हो सकेंगे, पाकिस्तान में उस तरह की फैसिलिटी नहीं है। तो इस सारे पस मंजर में तो इस बात से बेपरवाह हो जाना चाहिए कि हरीफ क्या कहते हैं, और जो कुछ सेहत के नुक्ता नजर से इकदाम करना है वो कर गुजरना चाहिए। उसमें मैंने सुना है कि उनकी वालदा जो है उनका अभी इसरार है, उनकी मदाखलत है, और जो नवाज शरीफ साहब का इब्तदाई हिजाब था वो भी मेरा ख्याल बाकी नहीं है। जो उनकी हिचकिचाहट थी उसका कोई जवाब अब बाकी नहीं रहा। अगर वो जेल से सीधे लंदन चले जाते फिर और मामला होता। अब तो एक प्रोसेस से गुजर के वो जा रहे हैं और उनके ऊपर कोई हुकूमत एहसान नहीं कर रही, और वो फिर देखिए, और जब सेहतयाब होंगे इंशाल्लाह तो वापस आ जाएंगे, तो जो जुबानें आज खुल रही होंगी वो बंद हो जाएंगी। तो इसमें तो कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। तो ये जो एक तासुर आ रहा था कि धरना तो मौलाना ने दिया, फायदा नवाज लीग को हो गया, ये किस हद तक दुरुस्त था कि मौलाना अपने मकसद में कामयाब हो गए, अब वो सिर्फ फेस सेविंग जो है ना वो ढूंढ रहे हैं? देखिए, बात यह है कि सियासत जो है ये एक शतरंज का खेल है। इसमें बहुत दाव पेच होते हैं, फिर इसकी कोई एक तय नहीं होती, ये तय दर तय मामलात होते हैं। तो एक ही मामले में कई पहलू हो सकते हैं और कई फवायद हो सकते हैं और कई बेनिफिशरीज भी हो सकते हैं और कई फायदा पहुंचाने वाले भी हो सकते हैं। तो एक वसीतर मामला है, इसको हमें किसी एक नुक्ते पर महदूद नहीं करना चाहिए, ना उसे किया जा सकता है। तो अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है जो लोग करते रहेंगे। मौलाना का कद काठ बढ़ गया है, उनकी अपनी सियासी ताकत जो है उसका बड़ा अच्छा आज़ार हुआ है। वो एक बहुत मुअस्सर सियासी रहनुमा के तौर पर उभरे हैं और बाकी अपने जो हलीफ हैं उनसे आगे बढ़ गए हैं और बाजी ले गए हैं। शामी साहब, आप नहीं समझते जो बातें की जा रही हैं कि नई शक्ल इख्तियार कर सकता है, पूरे मुल्क में एहतजाज हो सकता है, 12 रबीउल अव्वल को हम सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक मैसेज दिया जा रहा है, प्रेशराइज टैक्टिक्स यूज किए जा रहे हैं कि हुकूमत पर प्रेशर बढ़ाया जा सके कि कोई ना कोई हल निकले और जल्दी हल निकले। जाहिर है आपको भी पता है शामी साहब, सर्दी बढ़ रही है, लोग वहां पर बीमार पड़ रहे हैं, तो ये मसला तो है। देखिए, उनका मुतालबा ये ऐसा वो एक ही मुतालबा है असूली तौर पर, बाकी तो 2-3 नुक्ते जुजियात के हैं।
तो वो मुतालबा अगर हुकूमत मान ले तो उसके हाथ में ना लेने के लिए कुछ रहेगा ना देने के लिए रहेगा। सही। तो इसलिए वो मुतालबा जो है मैं नहीं समझता कितनी आसानी के साथ मनवाया जा सकता है। ये मुतालबा तो तहरीके इंसाफ जो है वो 126 दिन का धरना देकर भी नहीं मनवा सकी थी नवाज शरीफ साहब से। तो ये तो मुझे मुश्किल सूरत हाल नजर आ रही है, लेकिन जाहिर है जिन्होंने ये मुश्किल पैदा की है उनको इससे निकलने का रास्ता भी तलाश करना होगा। सही। शामी साहब, अब मुतालिबात की बात की, 2014 और 2019 के धरनों के जो मुतालिबात है लगभग एक जैसे हैं। वहां पर भी इस्तीफे से बात शुरू होती थी, इस्तीफे पर आकर खत्म होती थी। मौलाना साहब की बात इस्तीफे पर आकर शुरू होती है, इस्तीफे पर खत्म होती है। लेकिन आपको लगता है कि वजूहात भी दोनों धरनों की एक जैसी हैं? वो तो 4 हलकों में की तहकीकात का मुतालबा लेकर निकले थे ना। आपको लगता है कि इनकी भी वजूहात सॉलिड हैं धरने की? देखिए, अभी ये केस एस्टेब्लिश होना है। मौलाना ने आज फरमाया है कि जो चोरी लोगों के सामने की जाए उसको साबित करने की जरूरत नहीं होती। तो मौलाना से अर्ज करूंगा कि चोर को सजा देने के लिए अदालत में जाने की जरूरत होती है। लोग देख भी रहे हों तो वो सजा नहीं दे सकते खुद चोर को। सही। तो अगर उनकी मंतक मान ली जाए तब भी कोई प्रोसेस तो आपको करना पड़ेगा जहां मुझे मौकफ साबित कर सके। तो मौलाना का जो धरना है अगर आप उसका मवाजना करें तहरीके इंसाफ के और ताहिरुल कादरी साहब के धरने से, तो ये बहुत बड़ा धरना है। इसमें हजूम बहुत ज्यादा है। इसमें बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, बड़े कमिटेड हैं। और उनके इसके मुकाबले में वो जो धरने हैं वो धरनियत कही जा सकती हैं। अच्छा। लेकिन इमरान खान साहब ने इस्तीफे का मुतालबा करने से पहले अपनी जमात के अरकाने असेंबली के इस्तीफे स्पीकर को दे दिए थे। बिल्कुल। स्पीकर ने उसे कबूल नहीं किया, ये अलग बात है। बिल्कुल। लेकिन आज मौलाना की अपनी जमात जो है वो भी असेंबली में मौजूद है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातों के लोग भी वहां मौजूद हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि जिस असेंबली का कायद जो है उससे आप इस्तीफा मांग रहे हो और उसका कायदे हिज़्ब इख्तलाफ जो है उससे इस्तीफे की बात न कर रहे हो? तो अगर कायदे हिज़्ब इख्तलाफ जो है वो जेन्युइन है तो कायदे ऐवान जो है उसके ऊपर कैसे ये शहादत ला सकेंगे कि उसका मामला दुरुस्त नहीं है? तो मौलाना की जो मंतक है, मौलाना का जज्बा अपनी जगह काबिल कदर हो सकता है, उनकी ताकत जो है अक्सर आंखों पर, लेकिन उनकी जो मंतक है उसमें झोल है। वो झोल जो है उसको दुरुस्ती की जरूरत होगी। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर तज्जियाकार सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी साहब मेरे साथ प्रोग्राम में थे। नाज़िम, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, आबादी के लिहाज से सिंध पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा है। गुज़श्ता 11 साल से इस सूबे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। 2008 से 2016 तक सिंध के वज़ीर आला कायम अली शाह थे। फिर उन पर होने वाली तनकीद के बाद 2016 में पीपल्स पार्टी मुराद अली शाह साहब को सामने लेकर आती है, जो कि बहुत ज़्यादा हमें शुरू में एक्टिव नज़र आते हैं। लेकिन उन्होंने साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह के दौर में तातुल का शिकार मंसूबों को बड़ी हद तक इस पर मुकम्मल करने की भी, उन पर काम करने की भी कोशिश की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी मामलात सुस्त रवि का शिकार हो गए। ज़राए से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक दूसरी मरतबा सूबाई वज़ारत आला का कलमदान संभालने के 1.25 साल बाद भी सिंध में तमाम मेगा तरक्याती जो मंसूबे हैं ये मुसलसल सुस्त रवि का शिकार हैं। मुराद अली शाह ने अपनी तमाम तर सियासी मसरूफियात के बावजूद सिंध के 7 अहम महकमों का जो कलमदान है ये अपने पास रखा हुआ है, जिनमें दाखिला, खजाना, तालीम और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के अहम तरीन महकमे शामिल हैं, जबकि इसके अलावा लैंड यूटिलाइजेशन और महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के महकमों का चार्ज भी वज़ीर आला सिंध के पास ही है। इसी तरह माजी में हम जानते हैं कि पंजाब के वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब पर भी तनकीद होती रही है कि वो पूरे सूबे को अकेले ही चला रहे हैं। 2012 में उनके पास 18 महकमे थे, 2013 में उन्होंने पास 8 महकमे अपने पास रखे। सिंध का महकमा तालीम का चार्ज भी वज़ीर आला सिंध के पास ही है और उनकी अदम तवज्जो सिंध में जो
सरकारी स्कूलों की हालत ज़ार है, ये एक अलहदा ही कहानी बताती है। सिर्फ महकमा तालीम में एशियन डेवलपमेंट बैंक और दीगर बैन अल-अक़वामी जो इदारे हैं, इनके मुताद्दिद जो मंसूबे हैं वो इल्तवा का शिकार है, जिनमें एक मेगा मंसूबा 6000 स्कूलों में फर्नीचर की फराहमी का मंसूबा भी है, जिसकी लागत 8 अरब रुपए से ज़ायद है। इसके साथ साथ जैसा कि हमने परसों अपने प्रोग्राम में इसका जिक्र किया था कि कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट भी अभी तक तातुल का शिकार है। महकमा दाखिला में सिंध पुलिस वीडियो सर्वेलेंस स्कीम के तहत 10,000 जदीद कैमरे और ट्रैफिक मैनेजमेंट के निज़ाम को बेहतर किया जाने वाला जो प्रोजेक्ट है, ये भी 2 साल से सिर्फ फाइलों में दबा हुआ है और अमली तौर पर इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। इस प्रोजेक्ट का तखमीना भी 25 अरब रुपए है और इसके अलावा महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और ख़जाना के वज़रा की अदम मौजूदगी की वजह से सड़कों की जो तामीर है, इस समेत अवामी फलाह बहबूद के बहुत सारे मंसूबे हैं, ये ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि ये 2 महकमे हुकूमत सिंध की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। कोई भी तरक्याती मंसूबा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और महकमा ख़जाना की मंजूरी के बगैर मुकम्मल किया नहीं जा सकता। दोनों महकमों में जब फुल टाइम वज़रा नहीं होंगे तो जिसकी वजह से हुकूमत सिंध का पूरा इंतज़ामी ढांचा जो है वो मुतासर हो रहा है। इस पर मैं बात करूँगी। मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा साबिर बलोच साहब हैं और हमारे नुमाइंदा खुसूसी आदिल जवाद ने ज्वाइन किया। आदिल, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि वज़ीर आला के पास 7 महकमे होने की वजह से किस किस जगह पर जो है वो काम सफ़र हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ज़रूरी नहीं कि वज़ीर आला सिंध की नीयत पर शक किया जाए, लेकिन ये भी तो एक वजह हो सकती है कि इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां होने के बावजूद वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पा रहे हैं 7 महकमे अपने पास रखने के बाद। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया, क्योंकि मुराद अली शाह साहब की तैनाती जो दूसरी मरतबा वज़ीर आला सिंध हुई थी, तो वो उनकी उसी मेरिट की बुनियाद पर हुई थी जब उन्होंने तकरीबन 2 साल, पिछली हुकूमत के आखिरी 2 साल अच्छा परफॉर्म किया था और उन्होंने काफ़ी मंसूबों को आगे बढ़ाया था। लेकिन इस साल 1 साल के दौरान ये जो दोबारा उनकी तैनाती हुई, इस वक्त मुराद अली शाह साहब के पास प्रेशर भी बहुत है, क्योंकि जो मेगा करप्शन केस है, जाली अकाउंट्स केस, उसमें भी मुराद अली शाह जो है सर फहरिस्त उनके नाम लिया जाता है। और माजी में तो बल्कि अभी रिसेंट कुछ दिनों में ये भी था कि मुराद अली शाह को शायद नैब गिरफ्तार करना चाहती है, लेकिन बाद में ये मामला सिर्फ खुर्शीद शाह की गिरफ्तारी पर ठहरा। इसके अलावा मुराद अली शाह चूँकि सियासी तौर पर भी पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा दबाव में है, जरदारी साहब इस वक्त जेल में हैं, फरियाल तारपुर साहिबा जेल में हैं, तो मुराद अली शाह के ऊपर सियासी जिम्मेदारियां भी बहुत हैं। तो इतनी जिम्मेदारियां होने के बाद हम तो यही बात कर रहे हैं ना, फिर जिम्मेदारियां बांट देनी चाहिए ना, जिम्मेदारियां क्यों नहीं बांट रहे हैं? कैपेसिटी नहीं है। ये एक दिलचस्प बात है कि मुराद अली शाह जो, या तो 2 वजूहात हो सकती हैं, या तो मुराद अली शाह साहब किसी पे वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, किसी पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सिंध में जो माजी में जो करप्शन के केसेस बनाए गए हैं, नैब की जानिब से जो रेफरेंसेस बनाए गए हैं, उसमें बहुत सारे मामला तरक्याती कामों से ही मुताल्लिक हैं। अब या तो वो उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, और वो अभी हाल ही में उन्होंने वजारत तालीम का कलमदान सरदार शाह साहब के पास था, अब से 2-4 माह पहले, जून या जुलाई की बात है, कि उन्होंने वो कलमदान भी उनसे वापस ले लिया और अपने पास रख लिया। अपने पास रखने के बाद कोई बेहतरी आई? अपने पास किसी वजह से लिया होगा ना, अपने पास रखने के बाद कुछ सिंध के जो स्कूलों की हालत है बेहतर हो गई। उसके बाद चूंकि वो बेहतर तो नहीं हुई, बल्कि उस महकमे में अभी तक कोई और काम भी नहीं हो सका है। जैसे आपने बताया कि ये जो 6000 स्कूलों में फर्नीचर की फराहमी का ठेका है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, जिसके तहत इसका ठेका दिया जाना था। इसके टेंडर्स भी हुए थे, लेकिन वो टेंडर्स मनसूख कर दिए गए और इसका इंटरनेशनल टेंडर होना था। सही। अब इसी तरह सिंध सर्विलेंस का जो सिंध पुलिस सर्विलेंस सिस्टम है, इसका भी बराह रास्त मुराद अली शाह साहब ही इसको मॉनिटर कर रहे हैं। साबिर साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है, ज़ाहिर है आईन इजाज़त देता है, वज़ीर आला जो है वो अपने पास महकमे रख सकते हैं 1 से ज़्यादा। पंजाब में गुज़श्ता 10 साल यही होता रहा, शहबाज शरीफ साहब इस तरह महकमे अपने पास रखते थे, उन पर भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद होती थी। तो क्या वजह है, जिस तरह आदिल भी हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं कि प्रेशर भी उन पर बहुत ज़्यादा है, सियासी और जिम्मेदारियाँ भी बहुत हैं, फिर मनी लॉन्ड्रिंग केसेस जो लीडरशिप पर चल रहे हैं, फिर उनके वो ख़ुद भी केसेस की जद में है,
तो क्या वजह है कि वो जिम्मेदारियां किसी और को देने से कतरा रहे हैं? उल्टा 4 महीने पहले जो तालीम की वजारत थी वो भी उन्होंने अपने पास रख ली। देखिए, बात यह है कि हुकूमत चलाने के लिए एक टीम वर्क की ज़रूरत होती है और हुकूमत उस वक्त परफॉर्म कर सकती है, उस वक्त एक अच्छी गवर्नेंस पैदा हो सकती है कि जब आप एक अच्छी टीम लेके चलें। कोई शख्स अक्ल कुल नहीं हो सकता। अगर मुराद अली शाह ये समझता है कि जी मैं ही अक्ल कुल हूँ, मैं ही एक शख्स हूँ कि जो पूरे सूबे को अकेले चला सकता हूँ, तो ये उसकी गलत फहमी है। और ऐसी भी बात नहीं है कि पीपल्स पार्टी में यहाँ पर लायक और काबिल लोग ना हों। मेरी तो खुद समझ में नहीं आती कि क्यों पावर्स को, इख्तियारात को किस लिए शेयर नहीं किया जाता। दूसरी तरफ से मैं एक बात आपको अर्ज कर लूँ, जहाँ तक पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का ताल्लुक है, अब आप देखें चेयरमैन बिलावल साहब कितने कंसर्न हैं। वो यकीनन मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि वो यानी गवर्नमेंट की एक एक चीज़ पे नज़र रखी हुई है उनकी, और एक एक चीज़ को वो देख रहे हैं। उसको नेशनल पॉलिटिक्स करनी है, वो सिंध को उस हद तक उतना यानी वक्त नहीं दे सकते जितना कि नेशनल पॉलिटिक्स को उसको देना है। ऑन द अदर हैंड पार्टी के लोग जो है ना फैब्रिकेटेड केसेस में हमारे पार्टी रहनुमा, हमारे कायद, हमारे बड़े, लेकिन एटलीस्ट बिलावल भुट्टो की नजर से ये सब चीजें तो ओझल नहीं होगी ना कि वजीर आला सिंध जो ऑलरेडी इतने ज्यादा मसरूफ हैं और उन्होंने साथ साथ महकमे अपने पास रखे हुए, ये चीजें तो उनके नॉलेज में होंगी ना। नहीं, डेफिनेटली उसकी नॉलेज में। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ आपको कि देखो जरदारी साहब जो है ना वो जेल में बैठे हुए हैं, बीबी फरियाद तालपुर जेल में बैठे हुए, इसमें कोई शक नहीं कि सब फैब्रिकेटेड केसेस हैं, ये चले हुए केसेस हैं और इनको वापस जो है ना रीओपन करके वो एक प्रेशर जो है ना वो डालना चाहते हैं और सियासी प्रेशर डालना चाहते हैं। अब वो समझते हैं कि भाई कि जरदारी साहब पे और फरियाद तालपुर पे, बीबी फरियाद पे, अच्छा उनको प्रेशराइज करना, उनको जेल में डालना, उनको जो है ना गलत किस्म के बुहतान और केसेस बनाना, तो ये मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी और उसका चेयरमैन बिलावल वो भी प्रेशर में आ जाए। तो ये इस तरह नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपकी बात पे इस पर कोई एग्री करता हूँ कि देखो बड़ी जमहूरी पार्टी है, पार्टी के अंदर आवाज उठाने की किसी को इजाजत है कि नहीं है? किसी ने आज तक ये नुक्ता उठाया नहीं कि वजीर आला साहब ने अपने पास, देखो अभी आपने देखिए बीबी, मैं आपको अर्ज करूं, देखो ये एक जिम्मेदारी जब किसी को पार्टी लीडरशिप देती है तो पार्टी लीडरशिप उसे तवक्को रखती है कि वो अपनी लीडरशिप पे, वो अपनी कारकर्दगी से मुतमईन होगी और उसको कुछ वक्त भी देना पड़ता है। पहले आपने खुद देखा कि कायम अली शाह को जो है ना वो एक सुलझे हुए आदमी थे, बुजुर्ग आदमी थे, उनको जो वो चीफ मिनिस्टर रहे काफी वक्त तक। उसके बाद मुराद अली शाह को इस बुनियाद पर लाए कि भी थोड़ा सा जवान आदमी है, समझदार आदमी है, पढ़ा लिखा है, वो चीजों को बेहतर तरीके से ले जा सकता है। अब ये तो ट्रस्ट है लीडरशिप की। अब अगर लीडरशिप की ट्रस्ट को उसमें पूरा ना उतरना और उस पर उसको बिट्रे करना या उसको उसमें कोई ऐसी उसमें नालायकी दिखाना, ये लीडरशिप का कसूर तो नहीं, ये तो उस बंदे का अपना कसूर है जिसमें ट्रस्ट किया जा सकता है। अगर आप समझते हैं वाकई के सिंध में हालात सिंध में बेहतर नहीं है और मुराद अली शाह वो बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो ये नुकसान किसको होगा? यकीनन सिंध को नुकसान होगा, उसकी लीडरशिप को भी नुकसान होगा, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान तो उस शख्स का पर है जिस पर एतमाद किया जाता है। सही। इस सबसे बड़ा सवाल ये, मुझे ये बताइएगा आदिल, कि जो वज़ीर आला जिसने अपने पास 7 महकमे रखे हुए हैं, उन महकमों की कारकर्दगी को वो मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं, वो उसकी जांच पड़ताल नहीं कर पा रहे हैं, मामलात मंसूबे तातुल का शिकार है, तो जो दूसरे जो महकमे हैं जिनकी कारकर्दगी को उनको मॉनिटर करना है, वज़रा की कारकर्दगी का जायज़ा लेना है, तो यकीनन वो मामलात भी फिर इस तरह डिस्टर्ब होते होंगे। वो फिर कौन देखता है दूसरे मामलात? तो ये सूरत हाल तो बिल्कुल वाज़ेह है, आपके सामने है कि सिंध में कराची समेत सिंध के दीगर शहरों में जो तरक्याती मंसूबों की हालत, अभी इस वक्त सिंध में कराची का ये हाल है कि यहाँ पे क्लब रोड जैसी मेन शाहराह पर अभी सेवरेज आज बैठ गई, वो रोड बैठ गई, जिसकी वजह से पूरा शहर का ट्रैफिक डिस्टर्ब है गुज़श्ता 4 दिनों से। अभी इसके अलावा कराची में आप कहीं चले जाएँ, वहाँ पर सेवरेज का, वहाँ पर टूटी हुई सड़कों का इतना बड़ा मामला है। खुद मुराद अली शाह साहब का जो हल्का है 7, जाम शोरों से 7 तक एक बहुत छोटी सी सड़क की पट्टी है जो कि रोड है और उसे खूनी रोड कहा जाता है।
क्योंकि सेवन सही। शरीफ में बहुत बड़ी तादाद में लोग आते जाते हैं और उस रोड को डबल आज तक नहीं किया जा सकता है, डबल रोड नहीं की जा सकी है, जिस पे मुतादिद लोग या सैकड़ों लोग वहाँ पे सही। एक्सीडेंट्स में शहीद हो चुके हैं। सही, बहुत बहुत तो शुक्रिया। इस वक्त- आदिल जवाद हमारे साथ थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा साबिर बलोच, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का आज का एडिटोरियल। नाज़रीन, मुल्की मसाइल के साथ साथ पाकिस्तानी अवाम जो है ये कुदरती मसाइल से भी नबुर्द आज़मा है। ठंड होने की वजह से डेंगू से तो जान छूटी, अब स्मोग ने अवाम को जकड़ लिया है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के अवाम के पास आजकल स्मोग से जो है ना वो परेशान है लाहौर के अवाम, जबकि AQ इंडेक्स के मुताबिक कल रात लाहौर की फ़ज़ा सांस लेने के काबिल भी नहीं थी। फ़ज़ा के मयार की निगरानी करने वाले आलात से हासिल करदा आदाद शुमार के मुताबिक आज सुबह 10 बजे लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 130 था, जबकि कल शब 11 बजे से ये इंडेक्स 580 तक पहुंच गया था। और यही वजह थी कि रात को लेट नाइट ये फैसला हुआ कि सुबह तालीमी जो इदारे हैं उनको छुट्टी दे दी जाए, और आज तमाम तालीमी इदारों में छुट्टी थी। AQI के मुताबिक 130 की शरह हसास तबीयत के मालिक अफराद के लिए ताहाल गैर सेहतमंदाना है, जबकि 580 की जो शरह है ये तो हर फर्द के लिए इंतहाई ख़तरनाक तस्वुर की जाती है। ये गुज़श्ता 10 दिनों के दौरान दूसरा मौका है कि लाहौर की फ़ज़ा का जो मेयार है ख़तरनाक हद तक ख़राब हुआ है। इससे पहले 29 अक्टूबर को भी लाहौर की फ़ज़ा आलूदगी के एतबार से बहुत बदतरीन थी, जबकि लाहौर के साथ साथ गुजरांवाला, शेखुपुरा, फैसलाबाद भी स्मोक से मुतासिर हैं। आमतौर पर स्मोक के बायस आंखों में, नाक में, गले में जलन की सबको शिकायत होती है, और साथ साथ सांस लेने भी बहुत ज़्यादा लोगों को मुश्किलात का सामना होता है। जबकि हुकूमत इस स्मोक की वजह से सरहद पार इंडिया में किसानों की जानिब से धान की फसल की बाक़ियात नजर आतिश करने को जो है ना हुकूमत कह रही है कि ये वजह हो सकती है। जबकि माहौलियाती माहिरीन का ये कहना है कि स्मोक से बचाव के लिए 4 इक़दामात इंतहाई ज़रूरी हैं, जिनमें रिवायती ईंटों के भट्टों पर पाबंदी, फैक्ट्रियों में बाकायदा जो फिल्ट्रेशन के जो आलात हैं, गाड़ियों के धुएं पर काबू पाया जाए, धान की मुड्डी जलाने के अमल को जो है ना रोका जाए। इन चारों चीज़ों पर अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अब हुकूमत को चाहिए कि वो ट्वीट्स और बयानात से जो ज़्यादा तवज्जो है वो अपने प्रैक्टिकली अमली इक़दामात पर दे। स्मोक की रोकथाम के लिए अमली तौर पर इक़दामात उठाए जाने चाहिए, और इसे डेंगू की तरह मौसम के रहमो करम पर ना छोड़ा जाए कि मौसम तब्दील होगा तो जो स्मोक है ये भी खुद ही ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पर प्रॉपर इक़दामात करने होंगे हुकूमत को। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के लिए फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।